जय हिंद बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस नए सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डायपोल रखा हो तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, इसकी हमें गणना करनी है। अच्छा, टॉर्क का दो फार्मूला है। पहला है टॉर्क को या बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है टाउ इक्वल टू बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ का एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू बल गुणे घूर्णन अक्ष से बल गुणे घूर्णन अक्ष से दूरी। तो बल आघूर्ण निकालने का दो फार्मूला ज्ञात है। एक बल गुणे घूर्णन अक्ष से दूरी मतलब ऑब्जेक्ट या वस्तु जिस अक्ष के परित्याय घूम रहा है उससे लंबवत दूरी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है। और दूसरा क्या है, बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अच्छा, ये दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी क्या है और घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है, इसको समझ लेते हैं। अगर एक डायपोल रखा है, ये डायपोल अगर है, ये इसका क्या है, घूर्णन अक्ष। इसी के अबाउट यदि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, यदि ये सेंटर के अबाउट ऐसे टॉर्क कर रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष। इसे क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष। दूसरा, बलों की क्रिया रेखा क्या होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, इसके ऊपर इधर बल लग रहा है 10 न्यूटन और इधर से भी लग रहा है 10 न्यूटन। तो व्यक्ति के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। यदि इन दोनों बलों की, क्योंकि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और प्रकृति में विपरीत है, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0 होगा। यदि इन बलों की स्थिति बदल दी जाए, इसके सर पर 10 न्यूटन लगा दिया जाए और इसके पैर पर 10 न्यूटन लगा दिया जाए, तो नेट फोर्स जो होगा इस स्थिति में भी 0 होगा। लेकिन दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है। इस बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल की क्रिया रेखा ये है। अच्छा, क्रिया रेखा क्या होती है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उसी पॉइंट को मिलाती हुई यदि हम एक लाइन खींच दें तो उस लाइन को या उस रेखा को क्या कहते हैं, बल की क्रिया रेखा। तो ये पहले इस बल की क्रिया रेखा है, ये इस बल की क्रिया रेखा है। दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है और इनके बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस स्थिति में व्यक्ति के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन व्यक्ति में टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, मतलब व्यक्ति घूम जाएगा, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी कुछ ना कुछ मिल रहा है, डी मिल रहा है। तो टाउ यहां पे होगा टाउ इक्वल टू कितना फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, इसके पहले वाली स्थिति में जब व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार फोर्स लग रहा था, 10 न्यूटन का इधर और 10 न्यूटन का इधर, तो इस स्थिति में दोनों बल की क्रिया रेखा एक ही थी। तो क्रिया रेखा के बीच जो डिस्टेंस था, दोनों बल की क्रिया रेखा के बीच जो डिस्टेंस था वो कितना था, इस स्थिति में 0। तो इसमें टॉर्क भी 0 था, परंतु इसमें टॉर्क कुछ ना कुछ मिलेगा, इसमें टॉर्क 0 नहीं होगा। तो टॉर्क निकालने के लिए हम इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं और इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये हम बता ही दिए, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। यदि मान लीजिए कोई, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इसी के अकॉर्डिंग ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका क्या कहलाता है, घूर्णन अक्ष। तो घूर्णन अक्ष और ये क्या है, लंबवत डिस्टेंस। यदि फोर्स यहां लग रहा है और फोर्स यहां लग रहा है, ये घूर्णन अक्ष से क्या है, लंबवत दूरी, किसकी, फोर्स से। तो अब हम एक डेरिवेशन करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ही एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल रखा गया है,
ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ये इसका घूर्णन अक्ष है सेंटर, यहां से इसकी दूरी यल है और यहां से भी इसकी दूरी कितना है यल। ये कोण कितना है थीटा, ये कोण कितना है थीटा। अच्छा एक चीज ये ध्यान इसमें रखना है कि ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रत्येक बिंदु पर यहां वहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्रत्येक जगह पे या प्रत्येक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान होता है। अच्छा और एक चीज हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पे अपनी दिशा की तरफ बल लगाता है। ये पॉजिटिव चार्ज पे अपनी दिशा की तरफ बल लगाएगा Q इंटू ई, और नेगेटिव चार्ज पे अपनी दिशा के विपरीत बल लगाएगा Q इंटू ई। सूत्र हम ये वाला पढ़ चुके हैं, E बराबर एफ अपान क्यू। तो यहां से F इक्वल टू Q इंटू ई। तो विद्युत क्षेत्र धन आवेश पे अपनी दिशा की तरफ बल लगाता है और माइनस आवेश पे अपनी दिशा के विपरीत बल लगाता है। अच्छा ये कोण थीटा है, अब हम इसमें टॉर्क की गणना कर लेते हैं। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा थीटा होगा। यदि इसका हम घटक ले, इसका ये वाला जो घटक होगा ये घटक होगा यल कॉस थीटा, और जो ये परपेंडिकुलर जो घटक होगा ये होगा यल साइन थीटा। तो यदि हम डाइपोल का टोटल टॉर्क निकालें, ये क्लॉकवाइज इधर जाएगा और ये फिर क्लॉकवाइज इधर जाएगा। तो पहले इतने के लिए टॉर्क निकाल लें। तो अच्छा एक चीज और इसमें देखना है कि इस डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, शून्य। इसमें लगने वाला नेट फोर्स शून्य है। अच्छा नेट फोर्स इसलिए शून्य है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समान है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समान है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड समान है तो यहाँ पे लगने वाला बल QE और यहाँ पे लगने वाला बल QE ये भी बराबर परिमाण में बराबर होंगे, परंतु डायरेक्शन अब विपरीत है। इसकी डायरेक्शन इस वाले चार्ज पर इधर तरफ बल लग रहा है और इस वाले चार्ज पर इस साइड बल लग रहा है। तो बल परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो इस डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, शून्य होगा। अब इसमें हम टॉर्क देख लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो टोटल बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू होगा, पहले हम इतने के लिए टॉर्क निकाल लें और फिर आधे के लिए टॉर्क हम निकालें। तो टाउ 1 और प्लस टाउ 2, और टाउ का सूत्र होता है टाउ इक्वल टू बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। घूर्णन अक्ष से क्या, लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो टाउ इक्वल टू टाउ 1 कितना है, टाउ 1 है QE, लंबवत दूरी है यल साइन थीटा। ये आधी क्लॉकवाइज के लिए, ए भी क्लॉकवाइज के लिए है और ए भी क्लॉकवाइज के लिए, ए भी क्या है, ए भी क्लॉकवाइज के लिए। तो टाउ 1 इक्वल टू QE यल साइन थीटा, ये इतने के लिए हो गया। अगर टाउ 2 निकालें, ये कोण थीटा है, यदि हम इसका घटक लें तो इसका लंबवत घटक ये वाला होगा यल साइन थीटा, यदि इसका ये वाला घटक लें तो ये वाला होगा यल कॉस थीटा और ये होगा यल साइन थीटा। किसका घटक ले रहे हैं, यल का ले रहे हैं, यल का घटक लेंगे, ये यल कॉस थीटा होगा, ये यल कॉस थीटा होगा और ये यल साइन थीटा होगा, ये यल साइन थीटा होगा, ये यल कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर टॉर्क निकालें तो यहाँ पे भी टॉर्क इतना ही होगा QE गुणे यल साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू QE यल साइन थीटा, QE यल साइन थीटा, ये होगा 2 QE यल साइन थीटा।
2QE L sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं E गुणे Q इंटू 2L साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू E, और इसे हम लिख सकते हैं P, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L और गुणे साइन थीटा। E P साइन थीटा। इसे हम टाउ इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। अब यदि हम दो सदिश का सदिश गुणनफल करें, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V होता है AB साइन थीटा। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V होगा AB साइन थीटा। तो P इक्वल टू क्या होगा Q इंटू 2L। तो इसका ये वेक्टर फॉर्म है। सदिश रूप में इसे कैसे लिख सकते हैं? और बाकी सूत्र क्या है? टाउ इक्वल टू EP साइन थीटा या P साइन थीटा। इसे हम P साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो सूत्र क्या होगा? टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्योंकि P क्रॉस वेक्टर E को हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। अच्छा, इस डेरिवेशन को एक तरीके से और कर सकते हैं। अब इसे हम दूसरे तरीके से बताते हैं। वही दूसरा तरीका वो है जिसमें दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी वाला लेंगे फार्मूला। ये एक डाइपोल है जो कि थीटा कोण पर रखा है। इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। प्लस क्यू आवेश पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बल लगाता है Q इंटू ई, और माइनस क्यू आवेश पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बल लगाता है Q इंटू ई। अच्छा, दोनों बल परिमाण में बराबर है और प्रकृति में विपरीत हैं, इसलिए इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? 0। अच्छा, फोर्स इसलिए बराबर है क्योंकि चार्ज भी बराबर है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बराबर है, इसलिए लगने वाला इस पे नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। नेट फोर्स कितना होगा? 0। अच्छा, इस वाले बल की जो क्रिया रेखा होगी ये होगी, और इस वाले बल की क्रिया रेखा जो होगी ये होगी। तो QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है और ये QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लग रहा है। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। F नेट इक्वल टू क्या होगा? 0। F नेट इक्वल टू 0, मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, जिसकी वजह से इसमें क्या उत्पन्न होगा? टॉर्क। दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, जिसकी वजह से इसमें क्या उत्पन्न होगा? टॉर्क या द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, जिसकी वजह से इसमें टॉर्क उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ इक्वल टू बल का मान कितना है? QE। बल का मान QE है, और लंबवत दूरी यदि हम इस पे परपेंडिकुलर ये डालें
लंब डाले तो थीटा बराबर ये हो गया O, ये हो गया A और ये हो गया B। अच्छा, डाइपोल का ये सेंटर है, इसकी यहां से जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 2L। इसकी यहां से लेंथ कितनी है 2L। तो यहाँ पे यदि हम भुजा AB का मान निकाले तो इसमें हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने भुजा लंब होगा, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होगा। तो 2L अपान कोण के सामने भुजा क्या होगा, कोण के सामने भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है AB और कर्ण कितना है 2L। लंब कितना है AB और कर्ण कितना है 2L। यदि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें AB इक्वल टू आएगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो इस भुजा का मान कितना होगा 2L साइन थीटा। तो QE गुणे भुजा या दूरी का मान कितना है 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर QE 2L साइन थीटा। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि Q इंटू 2L गुणे E और इंटू साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं, PE साइन थीटा, क्योंकि Q इंटू 2L ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर क्या होगा PE साइन थीटा। और यदि हम इसे सदिश के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो इस डेरिवेशन को करने की एक दो विधि है, एक हम इसके पहले वाला जो किए थे वो कर सकते हैं, या तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया P साइन थीटा या वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इसमें एक चीज ध्यान रखने लायक है, थीटा जो है वो डाइपोल व विद्युत क्षेत्र के बीच कोण है। डाइपोल ये है और विद्युत क्षेत्र ये है। तो थीटा जो है वैद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच कोण है। 2L साइन थीटा इसकी लेंथ है यहाँ पे, और 2L जो है डाइपोल की लंबाई है। तो हम आराम से इसे वैल्यू ये सब वैल्यू रखकर इसका टॉर्क का फार्मूला निकाल सकते हैं। बलाघूर्ण का सूत्र होगा PE साइन थीटा टाउ बराबर PE साइन थीटा, या P क्रॉस E या टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब हम इसमें कुछ स्थिति पढ़ लेते हैं, विशेष स्थितियां, स्पेशल केस। विशेष स्थितियां या स्पेशल केस। स्पेशल केस, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। अच्छा, पहली स्थिति हम इस फार्मूला क्या था, फार्मूला था टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, सूत्र ये था। अब विशेष स्थिति में पहली स्थिति क्या है, यदि थीटा जीरो हो, यदि थीटा क्या हो जीरो। थीटा जीरो का मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, ऐसे ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है। तो डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यदि P और E का डायरेक्शन एक ही होगा तो थीटा क्या होगा जीरो। जब थीटा जीरो होगा तो टाउ इक्वल टू क्या होगा PE साइन जीरो। तो टाउ इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो टाउ कितना हो गया जीरो, मतलब, और टाउ भी जीरो है और F नेट भी जीरो है। मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हो तो इस पर ना तो फोर्स लगेगा और ना तो इस पर बल आघूर्ण लगेगा, ना तो इस पर कोई बल आघूर्ण लगेगा और ना तो इस पर फोर्स लगेगा। अच्छा, ये ऐसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था में कहते हैं। ऐसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव क्या है, साम्यावस्था में है। वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, साम्यावस्था। लेकिन साम्यावस्था जो है ये अस्थायी साम्यावस्था है। ये क्या है, अस्थायी साम्यावस्था है। अच्छा, अस्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था क्या होता है अभी हम बताते हैं। पहले जितने स्पेशल केस हैं वो पढ़ लेते हैं। दूसरी स्थिति देख लेते हैं, जब थीटा 180 हो। दूसरी स्थिति क्या है, जब थीटा कितना हो 180 अंश हो। अच्छा, थीटा 180 अंश होगा तो वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। ये है वैद्युत क्षेत्र, आपकी डाइपोल ऐसे होगा, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो डाइपोल का डायरेक्शन आपकी पी ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गया। ये पी का डायरेक्शन है और वो ई का डायरेक्शन है। थीटा 180 है तो टाउ इक्वल टू पीई साइन 180 अंश, पीई साइन 180 अंश, टाउ इक्वल टू पीई साइन 180 अंश। इसका मान कितना होगा? 0। टाउ का मान कितना होगा? 0। अच्छा, इस स्थिति में भी डाइपोल को या वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था कहते हैं, लेकिन ये साम्यावस्था अस्थायी साम्यावस्था है और इस पे लगने वाला नेट फोर्स भी 0 है, क्योंकि ये माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पर लगाएगा और प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर पर लगाएगा। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पर लगाएगा और इस वाले पे इधर पर लगाएगा। तो नेट फोर्स कितना होगा? इसमें नेट फोर्स 0 होगा और टॉर्क भी कितना होगा या बल आघूर्ण भी कितना होगा? 0 होगा। और वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाएगा? साम्यावस्था में। वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में होगा। वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में है और ये जो साम्यावस्था है ये अस्थायी साम्यावस्था है। ये कैसे है? अस्थायी साम्यावस्था है। ये अस्थायी साम्यावस्था है। अब हम एक स्थिति और बात कर लेते हैं, जब थीटा 90 डिग्री हो। तीसरी स्थिति, जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो, ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे एक डाइपोल रखा है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पी का डायरेक्शन है और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। ये एक समान क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा कितना है? थीटा है 90 डिग्री। पी की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये है, थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो इसमें टाउ यदि इसका, अच्छा, नेट फोर्स अब भी 0 हो गया। नेट फोर्स क्या होगा? इस स्थिति में भी 0 होगा। एफ नेट 0 होगा और टाउ क्या होगा? टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू पीई और थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू होगा पीई। अच्छा, इस स्थिति में पीई का मान अधिकतम होगा क्योंकि साइन थीटा का मान 90 डिग्री पर अधिकतम होता है। तो टाउ मैक्सिमम कब? जब वैद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव के बीच कोण कितना हो? 90 डिग्री। अच्छा, इस पे टॉर्क भी लग रहा है, फोर्स 0 है। टॉर्क इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है और थीटा 180 जब था और थीटा जब 0 था तो दोनों की जो क्रिया रेखा थी, दोनों बल की जो क्रिया रेखा थी वो एक ही थी। तो उसमें डिस्टेंस की, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच डिस्टेंस भी 0 था। तो हम दोनों प्रकार से समझ सकते हैं, एक फार्मूला से भी और एक कॉमन सेंस से भी। दोनों बल, इस स्थिति में दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, जबकि जब थीटा 180 और जब थीटा 0 था तो दोनों बल की क्रिया रेखा एक ही था। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि ये अस्थायी साम्यावस्था क्या होता है और अस्थायी साम्यावस्था क्या होता है। ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक समान क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इसमें एक डाइपोल हम मान लेते हैं रखा है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये पी की डायरेक्शन है और ये क्या है? ई की डायरेक्शन है। अच्छा, इस स्थिति में डाइपोल जो है, डाइपोल की जो दिशा है और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक ही है, मतलब थीटा यहाँ पे कितना है? 0 है। और यदि एक स्थिति और बात कर ली जाए, ये वाली स्थिति, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इसकी डायरेक्शन ये होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस स्थिति में थीटा कितना होगा? इस स्थिति में थीटा 180 अंश होगा। अच्छा, ये अवस्था जो है ये अस्थायी साम्या की है, ये अस्थायी साम्यावस्था की है।
अच्छा, ये स्थायी साम्यावस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि हम डायपोल को इसकी स्थिति से, ये इसका सेंटर है और बीच की दूरी कितना है 2l, ये इसका सेंटर है और बीच की दूरी कितना है 2l, यदि हम इसकी स्थिति से इसको थोड़ा सा भी विस्थापित करें तो वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश पे अपनी दिशा की तरफ बल लगाएगा, फिर से इसको इसी स्थिति में लाकर रख देगा। यदि हम डायपोल के ऊपर या वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश इधर आ जाएगा ये वाला, और इस पे अपनी दिशा में बल लगा के पुनः इसको इसी स्थिति में लाने का प्रयत्न करेगा। और इस पे इसलिए इसे यही कारण है कि इसे अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। मतलब हम डायपोल को थोड़ा सा भी घुमाएं तो विद्युत क्षेत्र पुनः इसको अपनी स्थिति में लेकर आएगा। और इसमें क्या है, यदि हम इसको इसकी स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करें, थोड़ा सा विस्थापित करें, तुरंत ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू आवेश पे अपनी दिशा के विपरीत बल लगाएगा और डायपोल पूरा घूम जाएगा। इसलिए इस स्थिति को क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था। इसे क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था, जबकि इसे क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था। अच्छा, इस अस्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था को हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि ये एक बाउल है, इसमें एक बॉल है। यदि हम बॉल को थोड़ा सा भी उठाएं, थोड़ा सा यदि बॉल के ऊपर फोर्स लगाएं और इसे छोड़ दें तो पुनः बॉल अपने उसी अवस्था में आ जाएगा। यदि में गेंद है छोटा सा, इसे हम बल लगा के थोड़ा सा यहां से लेके आए, फिर से इसे छोड़ दें, फिर से इसी अवस्था में चला जाएगा। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था। लेकिन यदि हम बाउल को पलट दें, बाउल को ऐसे रख दें और बॉल यहाँ पे रख दें, अब इसको यदि थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, ये पुनः अपनी स्थिति पर नहीं आएगा, पुनः अपनी अवस्था पर नहीं आएगा। इसलिए इसे अस्थायी साम्य कहते हैं या अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। उसी प्रकार से ये डायपोल भी है, यदि हम इसकी स्थिति से थोड़ा सा भी इसे विस्थापित कर दें, ये पुनः अपनी स्थिति में नहीं आएगा। यदि हम इस डायपोल को थोड़ा सा भी इसके स्थिति से विस्थापित कर दें तो पुनः ये अपनी स्थिति पर नहीं आएगा। जैसे ये बॉल है, इसको यदि हम थोड़ा सा फोर्स लगा दें तो नीचे आ जाएगा, कभी भी अपनी स्थिति पर वापस नहीं आएगा। क्योंकि ये गेंद क्या है, इसे हम थोड़ा सा बल लगा के यहाँ से छोड़े, ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो अस्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था में इतना ही फर्क है। अच्छा, इसमें एक जो स्पेशल केस में एक जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे हम निकाले थे, उससे हम एक अच्छा चीज परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक जो स्पेशल केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था, तो टाउ इक्वल टू क्या आया था, पीई। इस स्थिति में टाउ क्या होगा, मैक्सिमम। अच्छा, यदि ई का मान 1 न्यूटन पर कूलाम हो, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाउ क्या होगा, पी के बराबर होगा। तो टाउ क्या होगा, पी के बराबर होगा। तो इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलाघूर्ण के बराबर होता है जिसमें वैद्युत द्विध्रुव 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो। अच्छा, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर प्लस 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा QB बराबर माइनस 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम क्रमशः बिंदुओं A0, 0 15 सेंटीमीटर तथा 0, 0 -15 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। तो निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये देखिए, अगर देखा जाए निर्देशांक से समझ सकते हैं कि ये Z एक्सिस पे दिया गया है, X Y 0 है और Z एक्सिस पे बात किया गया है। तो ये Y अक्ष है और ये Z अक्ष है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अच्छा, ये Z अक्ष का पॉजिटिव है, ये Z अक्ष का नेगेटिव है, और ये Y अक्ष है, इसका Y अक्ष का नेगेटिव होगा। और ये भी हम जानते हैं कि X अक्ष Y अक्ष हम कहीं भी बना सकते हैं, बस तीनों एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। तो A का जो निर्देशांक दिया है वो दिया है 0, 0, 15 सेंटीमीटर, और B का जो निर्देशांक दिया है 0, 0, -15 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस का मतलब ये है कि ये Z अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है। तो मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है 15 सेंटीमीटर है और इसकी जो दूरी है 15 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक दूरी 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक दूरी 15 सेंटीमीटर। और इस पर जो आवेश है QA बराबर आवेश है 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और QB पर जो आवेश है
वो है माइनस 2.5 गुणे 10 की घात -7 कूलम। तो क्यूबी पर जो आवेश है वो है -2.5 गुणे 10 की घात -7 कूलम। तो यदि इस पर अगर देखिए अगर तो क्यूबी पर आवेश है -2.5 गुणे 10 की घात -7 कूलम। तो देखा जाए तो ये एक बिंदु ए और बी मिलकर एक डायपोल बना ले रहा है, क्योंकि इनके बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है और क्यू पर एक आवेश स्थित है और बी पर एक आवेश स्थित है। ये मिलकर क्या बना रहा है, एक डायपोल या एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है। और इस वैद्युत द्विध्रुव का हमें आवेश निकालना है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो बिंदु ए पर जो आवेश है क्यू ए बराबर 2.5 गुणे 10 घात -7 कूलम और क्यूबी पर बिंदु बी पर जो आवेश है -2.5 गुणे 10 घात -7 कूलम। अच्छा, इसका जो निर्देशांक है 0,0 15 सेंटीमीटर, इसका जो निर्देशांक है 0,0 -15 सेंटीमीटर। तो ये मूल बिंदु है और ये जेड एक्सिस है, क्योंकि x 0 है, y 0 है, z पे कुछ वैल्यू है। तो मूल बिंदु से यहाँ की दूरी 15 सेंटीमीटर है और मूल बिंदु से यहाँ की दूरी b की जो है 15 सेंटीमीटर है। यदि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी देखें तो टोटल दूरी 30 सेंटीमीटर होगा। तो बिंदु ए और बी मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं और इसी निकाय की हमें कुल आवेश और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो निकाय की या निकाय का कुल आवेश निकाय का कुल आवेश कितना होगा, क्यू ए और प्लस क्यू बी। क्यू ए का मान है 2.5 गुणे 10 की घात -7 प्लस -2.5 गुणे 10 की घात -7 और ये कितना होगा 0। प्लस माइनस माइनस टोटल कितना होगा 0। तो निकाय का कुल आवेश 0 होगा। अब निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख लेते हैं कितना होगा। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर सूत्र होता है Q × 2L। तो P बराबर Q का मान है 2.5 गुणे 10 की घात -7, 2L का मान है 30 सेंटीमीटर और यदि हम इसे मीटर में बदलेंगे तो 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो P बराबर इसका गुणा होगा तो 25 3 75, दशमलव से 0 से दशमलव हट जाएगा तो 75 गुणे 10 की घात -9। तो P बराबर यदि इसे हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखें तो 7.5 गुणे 10 की घात कितना होगा -8 और इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। तो ये निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और कुल आवेश कितना होगा 0 होगा। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे वाले टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।